और स्वस्थ हूँ, इस बावजूद मैं आपके साथ हो रहा हूँ। धूमिल अगर होते आज मेरी उम्र के होते 84 साल के, धूमिल के कवि को सब मिला के 14-15 साल मिले थे और के 5 साल निकल गए कविता क्या है जानने समझने में। 5 साल तक लगातार जद्दोजहद से रहे, कविता क्या है, क्यों है, किसके लिए है, लिखी जाए, क्यों लिखी जाए, कौन सुनेगा, इसका मतलब क्या है, यह जानने में 5 साल लगा दिए। बलि पोस्टेड थे, वहां से बनारस आए, बनारस आने के बाद भी भटकना हुआ 2-3 जगह और बहुत परिश्रम करने के बाद उन्हें एक संघ मिला नामवर जी का, जो ज्ञानोदय में उन लिख रहे थे। कविता पर क्षण भर उसकी अंतिम किस्त में नाम ने लिखा था, कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य है। और संसद सत्र में आपने देखा होगा कि उस किताब का घोषणा पत्र ही वाक्य है। यह धूमिल को कविता क्या है, क्यों है, किस लिए है, मतलब क्या है, इस अर्थ वहां जाके मिला कि कविता एक सार्थक, सबसे पहले एक सार्थक कवि है। यह समस्या क्यों आई धूमिल के सामने? क्योंकि कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य है। सार्थक कहाँ है, वक्तव्य किसके लिए है, इसके बारे में तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि यह सवाल धूमिल में क्यों पैदा हुआ। ध्यान में रखें आप, उस प्रगतिवाद के विरुद्ध एक अभियान जैसा ला रखा था प्रयोगवाद ने, नवलेखन ने, नई कविता ने, कविता ने। यानी इस पहले तो प्रयोगवादी और नई कविता वाले और नवलेखवादी लिख रहे थे, नागार्जुन, केदार, त्रिलोचन, ये लोग लिख रहे थे। लेकिन पूरे उस तरह के काव्य को राजनीतिक काव्य के रूप में और प्रोपेगेंडा के रूप में ये लोग उल्लिखित करते, जिक्र करते कि ये प्रोपेगेंडा है, साहित्य नहीं है। और कवितावादी जितने हैं उस समय, उन्होंने पॉलिटिकल अख्तियार कर लिया था पूरा साहित्य के बारे में। और पॉलिटिकल मतलब गैर राजनीतिक। अगर ध्यान से देखें तो 60 से 70 तक का दशक कई मायने में अभूतपूर्व है। आजादी के बाद दशक बहुत महत्वपूर्ण है अर्थों में। यानी 162 में भारत चीन हुआ था, नेहरू जी की मृत्यु थी, कांग्रेस से भंग हुआ था, सम्मिश्र सरकार बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन विभाजित हुई थी 2 भागों में, बल्कि आज के तीसरा हुआ जब नक्सल आंदोलन हुआ। उसी समय, उसी दशक में सरकार पहली बार बनी थी 3-4 जगह। और वही दशक है जिसमें भयंकर अकाल पड़ा था बिहार में और सोनभद्र में। और एक तरह से शायद पहली बार अमेरिका को भारत में घुसपैठ के लिए जगह मिली थी, जबकि लाहौर
कंट्रोल की दुकान पर देखना शुरू हुआ था। यह भी ध्यान में रखें कि वही शक है जिसमें भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ था 1960 में, और लगभग वो दशक के अंत होते होते बांग्लादेश का मुक्त संघ शुरू हो गया था। इस वक्त में साहित्य की भूमिका पॉलिटिकल थी, गैर राजनीतिक बुद्धि। लेकिन उस कविता क्या है को 5 साल तक ढूंढते हुए, उसके अर्थ को ढूंढते हुए धूमिल निष्कर्ष पहुंचे कि यह एक सार्थक वक्तव्य है, और ये मतलब कि कहीं न कहीं राजनीतिक होना चाहिए। उसे वक्तव्य कहां से दिया जाए, उसके लिए जमीन होनी चाहिए जहां खड़ा होकर हम बोले। ध्यान में रखे, धूमिल नवाबगंज में थे, हर शनिवार को जाते थे ठेवली अपने गांव, और खेती बाड़ी बारे में निर्देश देते थे दोनों छोटे भाइयों को, जूठन और शोभा को। बात करते थे कि खेतों में क्या करें वो। तो धूमिल ने अपने लिए खड़ा होने के जगह तलाश, खेत, गांव, किसान, मजदूर। अब मिलकर समान सवाल था कि सार्थक वक्तव्य से कैसे हो। किसान, मजदूर अगर कहीं कुछ बोलता है तो उसका होता है, और बोला था। जनतंत्र बात का विषय बना हुआ था कांग्रेस सरकार ने के बाद से ही, के समय से ही। और ये जब जनतंत्र के समय और संकट खड़ा हुआ, जब संविधान बनी, कांग्रेस से मोह हुआ, शुरू हुआ, नक्सल आंदोलन हुआ, जनतंत्र के सामने ये सारे संकट थे। इससे धूमिल ने तय किया कि किसान को, मजदूर को उसकी धरती से, खलिहान से खड़ा हो वक्तव्य देना चाहिए। वक्तव्य किसका देना चाहिए या किसके पक्ष में देना चाहिए? वक्तव्य देना चाहिए जनतंत्र के बारे में। तारीख बनाया उन्होंने, वो चांदी था धूमिल का, जहां निशाना जिस पर निशाना रखते थे। और 5 साल, जैसा मैंने कही, कविता की परिभाषा या कविता की भूमिका में लगाई, और उसके बाद 10 वर्षों के भीतर कविता का मुझे बेहद खुशी है इस बात की, नरेश सक्सेना जो प्रगतिशील लेखक संघ अध्यक्ष हैं, वे भी बोलेंगे। और नरेश जी 64-65 आया करते थे अपनी जीप लेके प्रयासे को मिल के लिए, हमसे, धूम से, खास तौर से हमसे। मुझको उनको दिलचस्पी नहीं थी दिल में, लेकिन धूमिल घर ही मिला करते थे ज्यादा, क्योंकि धूमिल का ज्यादा समय सुबह शाम मेरे साथ ही बीतता था। मैं बाद में बताऊंगा कुश्ती बनी कैसे हम लोगों की। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूं कि धूमिल 10 वर्षों तक कविता ले रहे। दरअसल वे कविता के कारीगर थे। सामान्य बात नहीं समझिए, जैसे एक मूलकार थोड़ा चलाता है, बार तोड़ता है, अपने अनुकूल चेहरा करता है, जैसे लोहार लकड़ी पर काम करता है, उस तरह से धूमिल कविता काम करते थे। हर जगह है, 3 प्रतियां बनी है, सिर्फ 3 पद में भी कुछ ऐसे शब्द आ गए जो आगे रंग दे रहे हैं। उनका विकल्प ढूंढा और नहीं मिल रही है भाई विकल्प। बहुत सारे इसके साक्षी होंगे नरेश। यही नहीं बल्कि मैं ये भी कि
शुरुआती धुल के को मत देने वाली पत्रिका आम थी, जिसके संपादक थे नरेश और विनोद भारद्वाज, नरेश सिन्हा और विनोद भारद्वाज। आरंभियों में प्रकाश होना धूमिल शुरू हुए थे आरंभ में, और जनेऊ का संपादक रहे थे नामवर जी उन दिनों जनेऊ में। तो इस आदमी में धूमिल ने कविता का सुर बदला। जब छपना धूमिल ने जंत्र को निशाना बनाना शुरू किया तो उनके सारे समकालीन लीलाधर जगोई, वेणुगोपाल, कुमार विकल, चंद्रकांत देवते, दिनकर सोनवणे, राज, जितने सारे थे, कहीं सपनों को विषय ला जो इस पहले अगर कविता लिखी जाती तो ड्राइंग रूम पर लिखी जाती, लान पर लिखी जाती। ड्राइंग और लान ये विषय होते थे उन कविताओं के। दफ्तर, किसान, मजदूर, जनतंत्र ही नहीं थे उनके विषय। तो एक तो अपनी समकालीन पीढ़ी को प्रभावित धूमिल ने, और उन्हीं को नहीं आगे चल के आलोक धन्नो आए, ज्ञानपति आए, ये सारे लोग धूमिल के प्रभाव में थे। यानी मुक्तिबोध के बाद का सबसे महत्वपूर्ण चर्चित कवि धूमिल। मुक्तिबोध की परंपरा नहीं चली, लेकिन धूमिल ने वह इम्पैक्ट डाला, प्रभाव डाला कि धूमिल के बाद भी धूमिल की अगर नहीं धूमिल के प्रभाव में कविता लिखने वालों की जमात आज भी मिलेगी आपको। धूमिल कैसे काम करते कविता पर हम आपको ये बताना चाहते हैं। जैसे मुक्तिबोध को पढ़ा धूमिल, अंग्रेजी में कविता पढ़ी, काफी मेहनत से पढ़ी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, एक बात को अब ध्यान में रखते हुए कि हाई स्कूल पास का था धूमिल, वहां इतनी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या ग्रामर और स्पेलिंग पढ़ाई जाती है, खासतौर से सही लिखता है या नहीं लिखता यह जाता है। इंटरमीडिएट में हरिश्चंद्र महाविद्यालय एडमिशन लिया था, इंटर नहीं कर सकते, न्यूटन गई, चले गए। तो हाई स्कूल पास लड़का पढ़ा उन्होंने अधेरे कविता को कई बार। पढ़ने के बाद अचानक एक दिन धूमिल ने कहा, 67 के आसपास की बात है, 67, कि हिंदी में कितने बड़े कवि हैं, कितने ऐसे बड़े कवि हैं जिन्होंने कोई न कोई कविता जरूर लिखी है। घर पर बात कर रहे हुआ कि इन कविता की तलाश की जाए, कम कवि है। उसने सूझा कि छाया प्रसाद है। फिर हुआ निराला की 3 कविताएं ली जाए, सरोज स्मृति, तुलसीदास, और राम पूजा, निराला। आगे चलो, हुआ कि गे की कविता है असाध्य बीड़ा, उसने भी कविता गे ने भी लिखी है। फिर हुआ और आगे बढ़ो, हाँ, तो मुक्तिबोध के सिवा कविता हुआ कि मुक्त संग कविता राजकमल चौधरी की है। फिर हुआ कि और फिर सौमित्र मोहन ने अली नाम की कविता लिखी है, लंबी। ये कविताएं तो धूमिल ने कहा कि हफ्ते भर में मैं इन सारी को जुटाऊंगा, जो तुम्हारे पास दे दो हमें। तुम्हारे पास की किताबें ली और बाकी क्या उन्होंने कहा कि हम जुटाएंगे, सब जुटाया। लंबी कविता लिखने की प्रक्रिया में हाँ कैसे कैसे धरे धूमिल बताएं। उसके बाद तो 2 विदेशी कवि चर्चित थे उन दिनों,
एक तो शंकु, एक तो शंकु की कविता वो काव्य पाठ के मशहूर कर दोनों रोज कवि। और हुआ कि शंकु को ले तो मार्को क्यों छोड़ ले, तो मार्को रेटारिक लिया वक्तृता भाषण। एक और का दिखाई पड़ा उन दोनों जो बनारस छोड़ चला गया था, बनारस में 2-3 साल था, गिन्सबर्ग की हाउल कविता, जिससे मेरे को गालियां देता हूं, भयानक गाली देता है। मैं इसलिए कहूं कि धूमिल कविताओं में कहीं न कहीं इस तरह के मिलते हैं जिससे लोग कहा करते हैं, हाउल। अब ये अंग्रेजी किताबें जो हैं, एक शंकु तो हमारे यहाँ उसकी कविता की किताब थी और ऑटोबायोग्राफी थी उसकी। धूमिल ने डिक्शनरी खरीदी हिंदी अंग्रेजी की, और नारायण जी ने धूमिल को मान दिलाया था नवाबगंज में, अगर अंग्रेजी से थे और रहते थे और बिल्डर के साथ काफी दिन रह चुके थे, तो अंग्रेजी कविताओं पढ़ने के लिए डिक्शनरी और नागंध। और एक और रह गया है जिस मिल ने कहा कि धूमिल ने नहीं कहा बल्कि बाबा कारण हम दे गए थे, बर्टोल्ट ब्रेस्ट, जो कविता प्रश्न करता है प्रश्न के लिए, क्योंकि क्या लिखा जाए दिल के सामने स्पष्ट जंत्र। कविता शीर्षक उसने तय कर लिया था, लंबी कविता होगी और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र का नाम होगा, पर कथा तब तक दिमाग में नहीं आया था। तो उसने कहा कि वक्त एक तो भाषण का बोझ होना चाहिए उस लंबी कविता में, दूसरे प्रश्नवाचक शैली कहीं न कहीं होनी चाहिए जो कथा को आगे बढ़ाए, क्योंकि तंत्र मैं ले रहा हूं तो वो शुरू करूंगा मैं नेहरू के जमा से, कथा लंबा होगा, आगे तक जाएगा, नक्सल आंदोलन तक, गया तक। और लगभग मैं कहता हूं कि धूमिल ने कहा कि देखो, अगर एक सिलसिला बन गया तो इसलिए ये सिलसिला नहीं खत्म है, क्योंकि हमारे पास चीजें सब हैं। उसने कहा कि हमारी डायरी में जनता लिखी हुई ढेर सारी बिखरी पड़ी है, सबका हिसाब किया जा सकता है उसको। सिर्फ कथा का सिलसिला, इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद जंत्र पर जब तक तैयार हो गई, तो धूमिल ने कहा कि सुदामा पांडे का जब प्रजातंत्र वह दूसरी किताब होगी, ये कथा रखते हैं, क्योंकि उसमें पूरा पहले का मौजूदा नहीं, सिनेरियो है, सिनेरियो एक तरह से ये, लेकिन ये लगभग मैं समझता हूं कि 6-7 महीने साल भर धूमिल ने लगाए इन कविताओं से क्या दिया जाए, कौन सी शक्ति दी जाए। हाँ, वक्तव्य तो हो, सार्थक हो, और सार्थक भी होगा उससे कोई प्रश्नों के जरिए, हाँ मैं अपनी बात न करूं, वहां मैं सवाल के छोड़ूं भ्रष्टता। धूमिल से हमसे जो दोस्ती हुई बहुत छोटी सी बात से हुई। धूमिल 3 भट्ट के थे,
बलिया थे तो गीतकार थे। बांसुरी जी एक संग्रह बनाया था, उन्होंने दिखाया था मुझे, और छपा भी चाहते थे, मैंने दिया, हमने कहा ये नहीं लगी। छोटे सम्मेलन में जाते भी थे, लेकिन कहीं जाए नहीं, इसलिए कि वो भी रस और हास्य रस और श्रृंगार रस को सम्मेलन का हुआ करता था, धूमिल के लिए गुंजाइश नहीं थी। बनारस से तो मिले एक कथाकार से, शुभ साय जी से, जिनकी कविता में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी थी अपनी कहानी में, हुई कहानी में उसके पाठक के रूप में चिट्ठियां यहां से। धूमिल कभी ये काम भी करते थे, नाम बदल के या 2-3 नामों से, अलग नामों से चिट्ठियां भी लिखते। वहां से धूमिल उबे कि जिस कविता लोग गए थे, कविता है ही उस आदमी। तो सूर्योदय कविता आंदोलन के झंडा बरदार थे अपने यहाँ रामचंद्र शुक्ल, जो कॉलेज में पेंटिंग के अध्यापक थे, बाद में फाइन आर्ट्स में गए और प्रोफेसर डीन हुए। उनके साथ कुछ कवि थे, बनारस के ही गोविंदोपाध्याय थे, मोहनलाल शर्मा थे, नागानंद थे, चंद्रभूषण मिश्र थे। उसी में ऋचाएं नाम से एक संग्रह भी उन्होंने निकाला था, सप्तक की नकल पर। ऋचाएं में 7 कवि, जिसमें धूमिल भी थे, वहां से मोहन हुआ था। यानी कविता की तलाश करते हुए आदमी। एक चीज और बता दें आपको, इस जनतंत्र या कविता को धूमिल जो लैब मानते थे, वर्कशॉप मानते थे, वो सड़क मानते थे, फुटपाथ। अपनी लिखी हुई पंक्तियां वे लोगों के सामने फेंकते थे, बिना कहे हुए कि कविता है, और प्रतिक्रिया जानना चाहते थे कि क्या लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके बारे में। ये धूमिल का संघर्ष, अंत तक संघर्ष करते रहे, और उसी में हमारा ख्याल है कि धूमिल अंत तक संसद सड़क तक छपने के बाद जो अपने लिए एक उन्होंने भवन तैयार किया था, कविता का जो ढांचा, उसमें थोड़े कैद हो गए थे, छटपटा रहे थे उसे निकलने के लिए। वो चाहते थे कि संसद सड़क तक की कविताओं के बाद जो उनका कविता संग्रह आए वो उससे भिन्न आए, और बेचैन थे मुक्त होने के लिए अपने ही मुहावरों से, अपने ही व्याकरण से। तो हम बता रहे थे कि हमसे भेंट कैसे हुई, उनसे दोस्ती कैसे हुई। जब वो सूर्योदय कविता के चक्कर में थे, तो रामचंद्र शुक्ल के साथ पान की दुकान पर, शास्त्री 80 चौराहे पर शास्त्री की पान की दुकान पर पान खा रहे थे। उसके बगल में एक पान की दुकान थी जहां मैं था, सब्जी खरीद के खड़ा था और सुन रहा था चुपचाप इन लोगों को। साइकिल हमारे पास थी, हमारे पास खड़ी थी धूमिल की। तो धूमिल जब साइकिल लेने आए, कवि हो, महत्वपूर्ण, तुम, मैं कहा हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं लिखा,
इस तरह का क्यों बोला करते हो? मैं उन दिनों व्याकरण कार्यालय में काम करता था। हमने कहा ये पूरब वालों की भाषा मैं लिखा हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं कहा। तो धूमिल ने कहा कि ये गलत है। मैंने कहा कि हाँ गलत तो है। कहा कैसे पता चलेगा गलत है? हमने कहा व्याकरण से पता चलेगा। उसने कहा व्याकरण का, व्याकरण की कोई अच्छी किताब? मैंने कहा है, अच्छी किताब है, हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की। तो उसने कहा तुम्हारे पास है क्या? मैंने कहा है तो, लेकिन वापस करना होगा। उसने कहा उसकी चिंता नहीं, हमको दे सकते हो। हम और धूमिल वही उसी किताब के लिए, क्योंकि मैं व्याकरण में काम करता था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण व्याकरण क्रियापद का, मैंने उस किताब दी। नामवर जी के साथ तो हमारा ख्याल है कि साल भर मुश्किल से रहा होगा वह, जब नामवर जी दिल्ली गए 65 में। लेकिन नामवर जी के रहते हुए कविता क्या है ये वो समझ गया था और रास्ता तलाश लिया था उसने कि अपनी बात किस जमीन से करनी है और निशाना क्या हमारा होगा। तो मित्रों, धूमिल, मैं तो सोचू यार ठीक है, ठीक ठीक